गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अरस्तु की क्रांति के विशिष्ट कारणों के बाद में क्रांति से सुरक्षा के उपाय के बारे में इस अध्याय में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार क्रांति के सामान्य कारणों के साथ साथ अरस्तु ने विशिष्ट संविधानों में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया है, उसी प्रकार क्रांति से सुरक्षा के लिए भी वह सामान्य उपचारों के साथ साथ विभिन्न संविधानों के संदर्भ में विशेष उपायों का भी जिक्र करते हैं, जिसमें अरस्तु ने क्रांति से सुरक्षा हेतु उपाय बताए हैं। पहला, सर्वप्रथम वह इस बात पर बल देते हैं कि संविधान के कानून के प्रतिकूल होने वाली किसी भी गतिविधि के प्रति आवश्यक रूप से सतर्क रहना चाहिए। दूसरा, समानों के मध्य समानता न केवल न्यायपूर्ण बल्कि लाभदायक भी होती है। दूसरी ओर असमानता क्रांति का प्रधान कारण है, अतः शासक वर्ग को चाहिए कि वह प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग के साथ उसकी योग्यता अनुसार व्यवहार करे। तीसरा, अरस्तु एक मनोवैज्ञानिक उपाय भी बतलाते हैं। उनका कहना है कि संविधानों का स्थायित्व उस स्थिति में तो बना ही रहता है जब उनको नष्ट करने वाले दूर हो, किंतु कभी कभी पतन का संकट भी संविधान के स्थायित्व के लिए लाभदायक होता है। वह लोगों को संगठित करता है, अतः वे व्यक्ति जो हृदय से संविधान की सुरक्षा के इच्छुक हैं, उनका यह कर्तव्य है कि वह अपने स्तर पर बाहरी संकट का भय निर्मित करें, ताकि जनता अपने संविधान की सुरक्षा के लिए उसी प्रकार तत्पर हो जाए जिस प्रकार रात्रि में प्रहरी राज्य की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। चौथा कारण जो है सुरक्षा का, संविधान के स्थायित्व या क्रांति से सुरक्षा के लिए यह भी आवश्यक है कि शासितों का शासक वर्ग में विश्वास बना रहे। शासक वर्ग धोखा या झूठ का सहारा लेकर किसी कार्य विशेष का संपादन कर सकने में सफल हो सकते हैं, लेकिन जब भविष्य में इस झूठ का पर्दाफाश होता है तब शासक वर्ग के विरुद्ध शासित वर्ग अविश्वास से भर उठता है, जो अंततः क्रांति का कारण बनता है। पांचवा, संविधान संचालित करने वाले लोगों को समाज के प्रमुख व्यक्तियों के मध्य संघर्ष व महत्वाकांक्षाओं को कानून के द्वारा नियंत्रित करने हेतु सतर्क रहना चाहिए, ताकि उनके सत्ता लोभ को समय से सीमित किया जा सके। अगर समाज के विशिष्ट व्यक्तियों की प्रतिस्पर्धा व आपसी कलह को उचित समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो क्रांति की संभावना प्रबल हो जाती है। छठा, क्रांति से सुरक्षा का एक उपाय यह भी है कि पदों का कार्यकाल छोटा हो, एक ही पद पर लंबे समय तक रह करके पदाधिकारी अत्यधिक शक्तिशाली बन जाते हैं तथा उन्हें निरंकुश होने का अवसर भी मिल जाता है। सातवां उपाय, वित्तीय प्रबंधन इस तरह से होना चाहिए कि प्रशासनिक पद धन अर्जित करने का सूत्र न बन सके, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी भी संविधान के पतन का प्रमुख कारण बन सकता है। ऐसी स्थिति में जब जनता का दुख दूना हो जाता है, प्रथम इसलिए कि वे राजकीय पदों से वंचित हैं, और दूसरा यह कि उन्हें सार्वजनिक संपत्ति में भी कोई हिस्सा नहीं मिलता है, फलतः निराश और असंतुष्ट जनता क्रांति के लिए तैयार हो जाती है। आठवां जो क्रांति से सुरक्षा का उपाय है, उसमें बच्चों यह तथ्य भी सभी संविधानों के संबंध में सामान्य रूप से सत्य है कि किसी एक व्यक्ति की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि नहीं होनी चाहिए। जरूरी व उचित होने पर भी इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि उस व्यक्ति को अनन्य शक्ति एक साथ प्राप्त ना हो। अधिकारों की वृद्धि एकाएक ना होकर के धीरे धीरे होनी चाहिए। ऐसा करना न केवल संविधान के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी लाभदायक है जिसे शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि सफलता के उन्माद को सभी लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। नवा उपाय है, अरस्तु के अनुसार संविधान के स्थायित्व के लिए सत्ताधारी का चरित्र तथा शासितों के साथ उसका व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस संदर्भ में वह शासन संभालने वाले व्यक्तियों के लिए 3 आवश्यक गुणों के ऊपर प्रकाश डालते हैं। पहला, स्थापित संविधान के प्रति आस्था। दूसरा गुण, संबद्ध कार्यों को संपादित करने की क्षमता। और तीसरा
प्रमुख गुण हैं संबंधित संविधान के अनुरूप अच्छाई और ईमानदारी। यद्यपि अरस्तु इन 3 गुणों को आवश्यक मानते हैं, लेकिन एक यथार्थवादी विचारक की तरह यह तथ्य भी स्वीकार करते हैं कि शासक वर्ग के व्यक्तियों में एक साथ उपरोक्त सभी गुणों का पाया जाना कठिन है। मात्रात्मक रूप से ये तीनों तत्व जितना अधिक होंगे, संविधान के स्थायित्व की संभावना उतनी ही अधिक होगी। और 10वां जो उपाय है, जैसा कि अरस्तु स्वयं प्रतिपादित करते हैं कि क्रांति से सुरक्षा का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन शिक्षा है। उनके शब्दों में संविधान के स्थायित्व के लिए समस्त नागरिकों को संविधान की जीवन पद्धति से शिक्षित करना सबसे अधिक महत्व रखता है। यह अलग बात है कि आजकल इस बात की ही सर्वाधिक उपेक्षा की जाती है। यदि राज्य के नागरिक संविधान और कानूनों की मूल भावना से शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं हैं, तो सर्वश्रेष्ठ संविधान का अस्तित्व भी संकटग्रस्त हो सकता है। अतः लोगों को इस तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए कि कानून की पालना उनके स्वभाव का अभिन्न अंग बन जाए। संविधानों की सुरक्षा के लिए यह उपाय निर्विवाद रूप से सर्वोत्तम है। अब इन उपायों के बाद में अरस्तु ने विशिष्ट संविधान की सुरक्षा के भी कुछ उपाय बताए हैं और उसमें उन्होंने कुछ प्रमुख तरीके बताए हैं। जिस लगन से उन्होंने संवैधानिक व्यवस्थाओं में होने वाली क्रांतियों का वर्णन किया, उसी उत्साह के साथ क्रांति के सुरक्षा के उपायों को भी प्रस्तुत किया है। किंतु अलग अलग संविधानों के स्थायित्व के लिए सुझाए गए साधनों की चर्चा उन्होंने विशेष बातों को ध्यान में रख करके की है। अरस्तु निरंकुश शासकों को संविधान को सुरक्षित रखने का व्यापक उपाय उपलब्ध कराते हैं। द पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक के 3 अध्याय 10, 11 और 12 में वह निरंकुश संविधान के स्थायित्व की समस्या का विश्लेषण करते हैं, जो विस्तृत होने के साथ साथ व्यवस्थित भी है। और इस प्रक्रिया में वह निरंकुश शासकों को 2 प्रकार के साधनों का उपयोग करने की सलाह देते हैं। पहली परंपरागत तरीका। अरस्तु परंपरागत उपायों को प्रशासनिक सिद्धांत भी कहते हैं, जिनका स्वरूप वस्तुतः नकारात्मक है। इसमें निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं। स्वतंत्र दृष्टिकोण रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों की हत्या, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किसी क्लब में लोगों के सामूहिक समूह को निषिद्ध करना, विद्यालय या इस तरह की संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाना, इस बात को सुनिश्चित करना कि लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से ना जान सकें। ये कुछ ऐसे नकारात्मक उपाय हैं जो अरस्तु ने बताए हैं। उपरोक्त नकारात्मक साधनों का मूल उद्देश्य प्रजा को आर्थिक, सामाजिक व बौद्धिक स्तर पर इतना शक्तिहीन कर देना है जिससे वे क्रांति का विचार ही अपने मस्तिष्क में ना ला सके। और यदि किसी तरह विद्रोहात्मक विचारों ने जन्म ले भी लिया है तो व्यक्ति इतने साधनहीन हो जाएं कि इस विचार को कार्यान्वित करने में कभी सक्षम ना हो। वहीं दूसरी उन्होंने सकारात्मक तरीका बताया है। तो सकारात्मक उपायों में अनेक बातें सम्मिलित हैं, जिनका वर्णन वह राजतंत्र को दृष्टि में रखकर करते हैं। अरस्तु को विश्वास है कि जब राजा निरंकुश बन जाता है तो राजतंत्र का विनाश हो जाता है, लेकिन जब एक निरंकुश शासक राजतंत्र की प्रवृत्तियों को अपनाता है तो उसका शासन मजबूत बनता है। अतः निरंकुश शासक को एक राजा की तरह आचरण करना चाहिए अथवा राजा का चतुराईपूर्ण अभिनय करना चाहिए। और इस संदर्भ में वे निम्न उपाय बताते हैं। पहला, सर्वप्रथम निरंकुश शासक को सामान्य कल्याण का विचार करना चाहिए। दूसरा, जनता की संपत्ति का अपव्यय नहीं करना चाहिए। तीसरा, इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के वित्तीय अधिकारी सार्वजनिक धन का गबन न कर सके। चौथा, शासक के क्रियाकलापों में गरिमा की छाप दिखाई देनी चाहिए। पांचवा, ना तो शासक और ना ही उसके किसी साथी द्वारा किसी युवक और युवती के साथ अनैतिक अत्याचार करना चाहिए। छठा, शासक को देवताओं और धर्म के प्रति आस्था प्रदर्शित करनी चाहिए। सातवां, यदि प्रजा में कोई योग्य व्यक्ति है तो उसका सम्मान करना चाहिए। और आठवां, एक सच्चे राजा की तरह शासक को एक ऐसे सार्वजनिक निर्माण के कार्य में
करने चाहिए जिससे प्रजा द्वारा प्रशंसा प्राप्त की जा सके। तो बच्चों, आज हमने इसमें विशिष्ट संविधान और उसकी सुरक्षा, क्रांति से सुरक्षा आदि उपायों पर चर्चा करी। अब क्योंकि ये अध्याय का अंतिम पड़ाव था, तो अब अरस्तु का जो मूल्यांकन है उसके बारे में मैं उसके पक्ष पर मैं आपको बताती हूँ। अरस्तु द्वारा क्रांति के स्वरूप, कारण व उपचारों का विश्लेषण राजनीति विज्ञान की अमूल्य धरोहर है। यह विवेचना अपनी व्यापकता के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ ही यह अरस्तु के विशद ऐतिहासिक ज्ञान व श्रम साध्य अनुसंधान का भी प्रमाण है। वह क्रांति से संबद्ध सभी पहलुओं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानव वैज्ञानिक को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाते हैं। यह सत्य है कि क्रांतियों के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों और उससे सुरक्षा के साधनों का जिक्र यूनानी नगर राज्यों के संदर्भ में किया गया है, किंतु यह स्वीकारोक्ति भी गलत नहीं होगी कि उसकी समीक्षा आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के लिए भी सही सिद्ध होती है। मैक्सी ने ठीक ही कहा है कि क्रांति के विषाणुओं को रोकने के लिए जिन उपचारों का प्रतिपादन अरस्तु ने किया है, क्या आधुनिक राजनीति शास्त्र उनसे निश्चयात्मक उपचार प्रस्तुत कर सकता है? लेकिन क्रांति संबंधित अरस्तु के विचार की महत्वता को केवल व्यापकता के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस विश्लेषण ने यूनानी राजनीतिक चिंतन की क्लासिकी चेतना को झकझोरकर नीतिशास्त्र यूनानी विचारधारा की आत्मा है, और यदि क्रांति संबंधित वर्णन को अपवाद मान लिया जाए तो स्वयं अरस्तु भी सुकरात और प्लेटो के समान ही नैतिकता को अपनी राजनीतिक चिंतन से ओझल नहीं होने देते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि निष्कर्ष रूप में कि तथ्य आधारित है। जहाँ तक मूल्यों का प्रश्न है, अरस्तु क्रांति की विवेचना के संदर्भ में पूर्णतः वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाते हैं, और इसका प्रमाण यह तथ्य है कि वह न केवल पॉलिटी, जिसे वह सर्वोत्तम संविधान मानते हैं, की सुरक्षा का उपाय बतलाते हैं, बल्कि निरंकुश तंत्र, जिससे वह घृणा करते हैं, को भी बचाने का साधन प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार अरस्तु एक आनुभाविक राजनीति शास्त्री के समान अपने मूल्य निर्णय विश्लेषण प्रक्रिया से अलग रहते हैं, और जो उनकी अध्ययन पद्धति की वैज्ञानिकता को सिद्ध करती है। इस प्रकार अरस्तु क्रांति संबंधित विचारों के माध्यम से अनेक प्रवृत्तियों में से दो प्रमुख प्रवृत्तियों का प्रारंभ होता है: राजनीति विज्ञान की स्वायत्तता और अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। उपरोक्त सकारात्मक पक्षों के साथ साथ क्रांति सिद्धांत के लिए नकारात्मक पहलू भी उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, जिसे हम पहले बता चुके हैं। तो बच्चों, आज के इस व्याख्यान में अरस्तु की संपूर्ण क्रांति से सुरक्षा, संविधानों में सुरक्षा के उपायों के साथ में मैंने आपको सारा विस्तृत से बताया है। आज के व्याख्यान में बच्चों इतना ही। इसके आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और चर्चा करेंगे।